बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से चीज़ों को डिस्कस किया था कि इन्वेंट्री कितनी फॉर्म्स की होती हैं और हमें अपने पास जो है इन्वेंट्री का लेवल कितना रखना चाहिए, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट हुई। ठीक है। और इन्वेंट्री की जो वेस्टेजेस हैं उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं और किस तरीके से हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके डिफरेंट मेथड्स हमने एबीसी एनालिसिस है, ईओक्यू लेवल हमने इसको डिस्कस किया, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री है। ठीक है। तो इस तरह के मेथड्स हमने कल डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, लीड टाइम क्या होता है, इसके हवाले से हमारी लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हो चुकी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें है मैनेजिंग डेटर्स एंड रिसीवेबल्स, कि डेटर्स को और या रिसीवेबल्स को हमने किस तरीके से मैनेज करना है। डेटर्स वो लोग होते हैं या रिसीवेबल वो लोग होते हैं जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं, यानी कि जिनको आपने उधार पे चीजें बेची होती हैं, उनको आप डेटर्स कहते हैं या रिसीवेबल्स कहते हैं। ये अमेरिकन ब्रिटिश अप्रोच का फर्क है। कोई एक रिसीवेबल्स कहते हैं और एक डेटर्स कहते हैं। तो वो लोग जिनको आपने उधार पे चीजें बेची होती हैं, उनसे आपने पैसे लेने होते हैं, उनको हम डेटर्स या रिसीवेबल्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाई शुड कंपनीज ऑफर ट्रेड क्रेडिट। कंपनीज जो है वो ट्रेड क्रेडिट क्यों देती हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी मतलब जो मोहलत का टाइम है क्यों देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आज सेल की है, कंपनी ने आज सेल की है, तो कंपनी जो है वो 30 दिन का क्रेडिट क्यों दे रही है, कंपनी 60 दिन का क्रेडिट क्यों दे रही है, कंपनी 90 दिन का क्रेडिट यानी कि टाइम पीरियड क्यों दे रही है। ठीक है। क्यों आप उसको मोहलत दे रहे हैं कि कस्टमर 30 दिन बाद, 60 दिन बाद या 90 दिन बाद पेमेंट कर दे। ठीक है। तो इसकी वजह यह है कि आप सेल्स बढ़ाना चाहते हैं। अब आप देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इस तरह से नहीं करती, वो कैश पे चल रही होती हैं। इवन के वो एडवांस में पेमेंट लेती हैं पहले और फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं। उनको पता होता है कि हमारी चीज ऑलरेडी बिकी हुई है, तब इतनी उनकी चीज की डिमांड। जैसे कि नेस्ले कंपनी की आप बात कर लें, ठीक है, आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात कर लें, यूनिलीवर कंपनी की बात कर लें, पेप्सी कोका कोला की बात कर लें, अब ये ऐसी कंपनीज हैं, ठीक है, जिनको मतलब मसला नहीं कि इनकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। ठीक है। तो इनको क्या जरूरत है कि ट्रेड क्रेडिट देने की। देना भी होगा तो कुछ खास जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो बड़े बड़े इनकी पार्टीज, उनको दे सकती हैं, लेकिन नॉर्मली ये कंपनीज जो है इस तरह से नहीं करती हैं। ऐसी कंपनीज के अंदर जो है वो पहले कैश लिया जाता है, यानी कि एडवांस में कैश ले लिया जाता है, प्रोडक्शन होती है और फिर चीजें बिकती हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है। हाँ, फिर अगला सवाल ये है कि फिर कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि ट्रेड क्रेडिट ऑफर कर रही हैं। अब उसमें जो है, जो ऐसी कंपनीज जिनकी जो अंडर कैपेसिटी जो है वो काम कर रही होती है, यानी कि जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है लेकिन इनके पास इतने ऑर्डर्स नहीं होते वो प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरी कर लें अपनी। ठीक है। और जिनकी सेल कम होती है, तो वो कंपनीज जो है वो अपने कस्टमर्स को ये क्रेडिट ऑफर कर रही होती है, ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, कि वो 30 दिन के बाद पेमेंट कर दें या 60 दिन के बाद पेमेंट करते हैं। ठीक है। इस तरह से अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही होती हैं ताकि उनकी सेल्स जो है वो ज्यादा हो जाए। ठीक है। तो इसकी ये वजह कि इसलिए कंपनीज जो है वो ट्रेड क्रेडिट दे रही होती हैं। ठीक है। और ये स्मॉलर कंपनीज जो है वही ऐसा करती हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो चल रही हैं, वो मतलब उनको जरूरत नहीं होती है काम करने की। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी के कॉस्ट ऑफ, इसको मैं जूम कर देता हूँ जरा। कॉस्ट, हम अगर बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। ठीक है जी, कि अगर हम क्रेडिट फैसिलिटीज देते हैं तो इसकी कॉस्ट क्या होती है। मतलब कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब अगर हमने क्रेडिट फैसिलिटीज को एक्सटेंड किया है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 30 दिन के लिए क्रेडिट दे दिया, ठीक है, या आपने 60 दिन के लिए क्रेडिट दे दिया, आपने 90 दिन के लिए क्रेडिट दे दिया है, तो ये जो आपने अपने कस्टमर को क्रेडिट दिया है इसकी कॉस्ट क्या है। मिसाल के तौर पे आपने 30 दिन के लिए कस्टमर को मोहलत दे दी कि 30, आज आपने सेल की है 1 लाख रुपए की, आपने 30 दिन के लिए कस्टमर को राइट दिया कि 30 दिन बाद वो पेमेंट कर दे 1 लाख रुपया। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर ये लाख रुपया, जो अब लाख रुपया आपका यहाँ बाउंड है, 30 दिन बाद मिलना है, सेल आपने आज कर दी है लेकिन लाख रुपया 30 दिन के बाद मिलना है। अगर आप सोचें यही लाख रुपया उठा के अगर आप किसी बैंक में जमा करवाते हैं तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिलना था, प्रॉफिट मिलना था, या किसी शेयर किसी सिक्योरिटी में लगा देते तो वहां से प्रॉफिट गेन होना था आपको। तो यहाँ पे जो वो जो प्रॉफिट आपको दूसरी जगह पैसा लगा के मिलना था, वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी, वो जो कॉस्ट हमें मिलनी थी, या फिर जो इंटरेस्ट या प्रॉफिट हमें जो मिलना था, हम उसको यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है यहाँ पे हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फंड्स, क्योंकि अभी हमारा पैसा बाउंड है।
ठीक है, यही पैसा उठा के अगर हम किसी और जगह लगाते तो वहां से प्रॉफिट मिलना था, लेकिन पैसा अभी यहाँ डेटर्स में बाउंड है, अभी हम इसको यूज कर नहीं कर सकते, इसको किसी और जगह लगा के पैसा इसमें इस पे नहीं कमा सकते। तो ये जो हम इंटरेस्ट जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, या डिविडेंड को हम सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हम यहाँ पे फेस कर रहे होते हैं। ठीक है जी, इंटरेस्ट की सूरत में हो सकती है, डिविडेंड की सूरत में हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जी कि बैड डेट्स और डिफॉल्ट कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है जी कि अगर आप जो है वो क्रेडिट फैसिलिटीज को एक्सटेंड करते हैं, मतलब आपने एक बंदे को 30 दिन का टाइम दिया, अब आपने टाइम बढ़ा दिया 60 दिन का कर दिया, टाइम और बढ़ा के 90 दिन का कर दिया, तो इसमें जो है एक कॉस्ट, एक रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। जितना आप क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंड करते हैं तो बैड डेट्स के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, बात करते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज जो है उसमें जो रिस्क ऑफ बैड डेट्स है ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे बैड डेट्स का रिस्क जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है। ठीक है, बैड डेट्स के रिस्क को ज्यादा कंसिडर किया जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होता है। यानी कि अगर हम यहाँ से पैसा उठा के किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से जो हमें प्रॉफिट आना था, ठीक है, वो इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, वो इतना मतलब नहीं है, लेकिन जो बैड डेट्स का रिस्क है वो जो है वो ज्यादा है। अगर बैड डेट्स हो जाते तो हमें लॉस ज्यादा होता है। दूसरी तरफ अगर हम पैसे को किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, ठीक है, तो वो इतना ज्यादा लॉस नहीं जितना बैड डेट्स का लॉस है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इस पॉइंट में डिस्कशन की कि हम फेस कर रहे हैं ना, हम बेयर कर रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट को किसी और जगह लगा के पैसा अर्न नहीं कर पा रहे, प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा, हम फेस कर रहे हैं इस चीज को, ये कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। तो ये वाली कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं जितनी बैड डेट्स की कॉस्ट ज्यादा है। जितने बैड डेट्स का एक्सपेंस ज्यादा है, यानी जितना बैड डेट्स का रिस्क ज्यादा है, उतनी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला जो चीज है, वो इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज के मुताबिक। लेकिन हम क्रेडिट कंट्रोल प्रोसेस जो है उसको अप्लाई, इफेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल प्रोसेस को अप्लाई करके हम अपने बैड डेट्स का जो लेवल है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। बहरहाल इस यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था कि अगर क्रेडिट फैसिलिटीज को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमें कौन सी कॉस्ट पड़ती है। सिंपल, हमने पहला कॉन्सेप्ट हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम बेयर कर रहे हैं क्योंकि हम पैसे को किसी और जगह लगा के प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। दूसरी बात, हमें रिस्क ऑफ बैड डेट्स बढ़ सकते हैं, डिफॉल्ट कॉस्ट हमें पड़ सकती है। ठीक है जी, इसके अलावा जी कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। ठीक है, तो जरी बात है, देखें आपने अगर किसी बंदे से पैसे लेने हैं, ठीक है, तो आपको बकायदा तौर पे जो है वो इनवाइसेस को मेंटेन करना पड़ेगा। क्रेडिट पे आपने सेल की, स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी आपको, आपको उस बंदे को रिमाइंडर्स देने पड़ेंगे आपको। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपको टाइमली बेसिस पे करनी पड़ेंगी, और ये सारी चीजें करने के लिए आपको एक स्टाफ हायर करना पड़ेगा, आपको रेगुलर फोन कॉल्स करनी पड़ेंगी, पर्सनल कॉल्स करनी पड़ेंगी, ठीक है, अपने अपने ड्यूज को कलेक्ट करने के लिए। तो ये सारा काम किसी स्टाफ को हायर करके आप करवाएंगे, तो यहाँ पे कॉस्ट लग रही है। ठीक है, तो जितनी आप क्रेडिट फैसिलिटीज को एक्सटेंड करेंगे, ये जो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है ये भी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है जी कि अगर हम क्रेडिट फैसिलिटीज को एक्सटेंड करते हैं तो हमें इसमें वेटिंग कॉस्ट पड़ रही होती है। ठीक है, वेटिंग कॉस्ट बेसिकली क्या होती है, मिसाल के तौर पे अगर कोई नया कस्टमर है, नया क्लाइंट है, ठीक है, आपने उसको क्रेडिट देना है। जारी बात है, पाकिस्तान में कोई इस तरह की हमारे पास जो प्रोफेशनल क्रेडिट ब्यूरोज नहीं बने हुए, ठीक है, जो कि हमें किसी भी बिजनेस की क्रेडिट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें या क्रेडिट वर्दीनेस बता सकें। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर खुद से वर्क करना पड़ता है। अगर कोई नया कस्टमर हमारे पास आ जाता है, नया क्लाइंट हमारे पास आ जाता है, तो हमें उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए, उसकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए खुद काम करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें कुछ स्टाफ भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, टाइम लगाना पड़ेगा, रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, और ये बाजू का जो है बहुत डिफिकल्ट होती है। ठीक है, और कॉस्ट कंज्यूमिंग होती है, तो ये भी कॉस्ट हमें फेस करनी पड़ सकती है, इन्फॉर्मेशन हमने जो कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है जी कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट बेसिकली क्या है, इसमें हम ये जो है वो रिड्यूस कर सकता है आपकी कैपिटल कॉस्ट को बाय ब्रिंगिंग डाउन द वॉल्यूम ऑफ ओवरऑल ट्रेड डेटर्स। ठीक है, बेसिकली अ फर्म में फ्रीक्वेंटली, कहते हैं जी, अ फर्म में फ्रीक्वेंटली ऑफर अ कैश डिस्काउंट टू इट्स डेटर्स एज एन इंसेंटिव फॉर प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ ड्यूज। ठीक है, अब देखें जी कि आपने जो है वो अपने कस्टमर्स को जो है वो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। ठीक है जी, किस वजह से कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 30 दिन का टाइम दिया, ठीक है, लेकिन आप साथ में जो है वो उनको ये कह देते हैं कि अगर आपने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा या 3% डिस्काउंट मिलेगा। वो जो आपने अकाउंटिंग के अंदर एक टर्म पढ़ी है ना, 2/10,
डैश n/30। इसका मतलब यही था कि n/30 से मुराद है कि 30 दिन का टोटल टाइम है, और उससे पहले जो 2 और 10 लिखा होता था उसका मतलब क्या, अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर बिफोर टाइम कोई पेमेंट करता है तो उसकी वजह से कंपनी को उसको डिस्काउंट ऑफर करना पड़ता है। ठीक है जी, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये इट मे रिड्यूस, व्हाइल दिस मे रिड्यूस द कैपिटल कॉस्ट बाय ब्रिंगिंग डाउन द वॉल्यूम ऑफ ओवरऑल ट्रेड। ठीक है, इट स्टिल एज अ कॉस्ट इन इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन ये इटसेल्फ एक कॉस्ट है जो हमें एक बियर करनी पड़ेगी। जाहिर बात है, देखें अगर हम क्रेडिट फैसिलिटीज को एक्सटेंड ना करते, ठीक है, तो कैश डिस्काउंट का मामला भी ना आता। ठीक है जी, तो जारी बात है कि इट सेल्फ एक कॉस्ट है। ठीक है, तो ना क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंड हो और ना ही आपको डिस्काउंट ऑफर करना पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसी के साथ रिलेट कर रही हैं। ठीक है, उसी की वजह से है। नेक्स्ट हमारे पास है जी लॉस थ्रू इन्फ्लेशन है। ठीक है, इन्फ्लेशन, लॉस थ्रू इन्फ्लेशन से मुराद क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि व्हेन अ कंपनी कलेक्ट्स इट्स रिसीवेबल आफ्टर दैट पीरियड, तो बाज़ का जो है कंपनी जो है वो अपने रिसीवर्स को कलेक्ट कर रही होती है आफ्टर द पीरियड, and it will not be able to buy the same quantity of goods as it could have if it had made a original sales against cash। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर इसको मैं सादा मिसाल समझते हैं कि आज फॉर एग्जांपल अगर आपने सेल की है 10 लाख की, आज सेल की, ठीक है, लेकिन पेमेंट आपको मिल रही कोई मतलब 3 महीने बाद आपको पेमेंट मिल रही है। अब देखें, 10 लाख रुपए से आज जो आप खरीद सकते हैं, अगर आप 10 लाख रुपए आज ही आपको मिल जाता फौरी तौर पे, तो 10 लाख रुपए से आज आप चीजें खरीद खरीद सकते हैं। ठीक है, हो सकता है जब 3 महीने बाद आपको 10 लाख मिले तो उस वक्त 10 लाख की वो वैल्यू ना हो जो आज है। इन्फ्लेशन की वजह से 10 लाख की वैल्यू डाउन हो जाए। ठीक है, और 3 महीने बाद 10 लाख से आप वो ना खरीद सके जो आज खरीद सकते हैं आप। ठीक है, आपका तो फॉर एग्जाम्पल टारगेट था ना कि मैंने 10 लाख रुपया मुझे कैश, मुझे जब सेल हो जाएगी उससे मुझे जब रिसीव होगा 10 लाख रुपया, तो 10 लाख में से मैंने फॉर एग्जाम्पल एक खास क्वांटिटी को बाय करना। ठीक है, लेकिन अगर यही आपको पैसे कुछ अरसे बाद मिलते हैं और इन्फ्लेशन की वजह से पैसों की वो वैल्यू नहीं रहती, तो फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि मैंने 10 लाख से इतनी चीजें खरीदनी, हो सकता है वो उस वक्त ना खरीदे जाए, उनकी वो चीजें महंगी हो जाए इन्फ्लेशन की वजह से। तो यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक फैक्टर भी यहाँ पे आ सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पैसे की वैल्यू में कमी आ रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू में कमी आ रही है, तो जितनी देर बाद आप पैसा कलेक्ट करेंगे उस पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक कॉस्ट है जो आपको क्रेडिट एक्सटेंड करने से फेस करनी पड़ेगी। आप जितना क्रेडिट को एक्सटेंड करेंगे उतना जो है पैसा डी वैल्यू होकर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक कॉस्ट है, अगर हम क्रेडिट को एक्सटेंड करते हैं तो हमें फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बेनिफिट्स ऑफ ऑफरिंग क्रेडिट। अगर हम क्रेडिट को ऑफर करते हैं, पहले हमने पढ़ लिया जी कि अगर हम ट्रेड क्रेडिट को एक्सटेंड करते हैं तो उससे कौन कौन सी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है हमें। ठीक है, अब जो है वो बेनिफिट्स है कि ऑफर, अगर हम क्रेडिट ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को तो इससे फायदे हमें क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सिंपल इज दैट कि आपके कस्टमर्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, बाय एनकरेजिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर टू बाय मोर, आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो हैं, ठीक है, उनको आप इनकरेज कर रहे हैं, हौसला दे रहे हैं कि वो मजीद बाय करें। ठीक है जी, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो है वो उनको भी क्या, क्रेडिट चाहिए। अगर आप उनको क्रेडिट नहीं देंगे तो हो सकता है वो किसी और बिजनेस की तरफ या किसी और सप्लायर की तरफ शिफ्ट कर जाए, और आप ये नहीं चाहते कि आपका कस्टमर आपको छोड़ के जाए। ठीक है, तो अपने कस्टमर को बनाए रखने के लिए आप उनको क्रेडिट ऑफर कर रहे हैं कि आप 30 दिन बाद पेमेंट कर देना, 60 दिन बाद पेमेंट कर देना, या 90 दिन बाद पेमेंट कर देना। ठीक है जी, और इसी तरह से बाय कल्टिवेटिंग द लॉयल्टी अमंग कस्टमर्स लीडिंग टू क्लाइंट रिटेंशन, क्लाइंट को रिटेन करके रखना है, कस्टमर के साथ लॉयल्टी मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, क्रेडिट कस्टमर्स टेंड टू कंटिन्यू बाइंग फ्रॉम द सेम सोर्स वेयर एज द कैश कस्टमर्स आर मोर prone टू शॉपिंग अराउंड द गेटिंग बेटर प्राइस। अगर कोई कैश का कस्टमर होगा ना तो वो हर वक्त इसी ताक में होगा कि मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां से मुझे कम प्राइस में चीजें मिले। ठीक है, लेकिन जो क्रेडिट के कस्टमर्स होंगे ना वो मतलब शिफ्ट नहीं करते अपने आप को, क्योंकि उनको पता है कि हमें यहाँ से जो है वो ज्यादा टाइम पीरियड मिल रहा है। ठीक है, और हम इसको छोड़ के क्यों किसी और जगह पे जाएं। तो क्रेडिट देने से आप जो है वो कस्टमर को रिटेन कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन कैश कस्टमर को आप इस रिटेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी भी टाइम शिफ्ट कर देता है, वो बस ये देख रहा होता है कहाँ से उसको प्राइस कम मिले, वो वहां से जाके चीज को खरीद लेगा। ठीक है, तो क्रेडिट देने से आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, आपकी सेल्स होती है, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है वो इनकरेज होते हैं, ज्यादा चीजों को बाय करते हैं, और आपकी कस्टमर रिटेंशन रहती है, कस्टमर लॉयल्टी जो है वो मेंटेन रहती है, कस्टमर किसी और जगह पे नहीं शिफ्ट करते बल्कि वो चीजों को आपसे ही खरीदते रहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है जी इम्पैक्ट ऑफ ऑफरिंग और एनहांसिंग द क्रेडिट टर्म्स।
अगर हम इनहेंस करते हैं क्रेडिट टर्म्स को या ऑफर करते हैं तो इसका इम्पेक्ट जो है वो क्या होता है। यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल उसने ली है, पाक एग्रो पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड है उसकी। ठीक है, अब इन्होंने जो है इनकी 2003 में देखें, 2003 में इनकी एक स्ट्रिक्ट कैश पॉलिसी थी। ठीक है, मतलब कैश पे सेल करते थे, कैश वाली पॉलिसी थी 2003 में। ठीक है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अगर हम यहाँ बात करें इन 2004, 2003 में इनकी स्ट्रिक्ट कैश पॉलिसी थी कि कैश सेल ही करते थे। ठीक है, लेकिन 2004 और 5 में देखें इन्होंने जो है वो 30 दिन का क्रेडिट ऑफर करना शुरू कर दिया। उसकी वजह क्या थी कि कंपटीशन ज्यादा आ गया। ठीक है, मार्केट के अंदर जो कंपटीशन आ गया और कंपटीशन को फेस करने के लिए इनको मजबूरन जो है वो अपने कुछ कस्टमर्स को क्रेडिट पे शिफ्ट करना पड़ा, और ऑलमोस्ट जो है वो 60% जो है देयर एग्जिस्टिंग कैश कस्टमर आल्सो प्रॉम्प्टली शिफ्टेड टू द क्रेडिट टर्म्स। इन्होंने अपने 60% कस्टमर्स को शिफ्ट कर दिया क्रेडिट टर्म्स पे, यानी कि 60% सेल उधार पे होनी शुरू हो गई। ये क्यों हुआ ऐसा? ताकि जो कंपटीशन मार्केट के अंदर है उसको जो है ये फेस कर सके अच्छे तरीके से, और उसको उससे जो होने वाले असरात हैं उनको कंपनसेट कर सके। ठीक है, और इन 2004 एंड 2005 दे यूज टू ऑफर द ओनली 30-day क्रेडिट टर्म्स। ठीक है, 2004 या 5 में इन्होंने फिर 30 दिन का क्रेडिट जो है वो देना शुरू कर दिया, और 2006 में इन्होंने जो है वो ये डिसाइड किया कि हम इस 30 दिन के क्रेडिट को शिफ्ट कर देंगे 60 दिन के क्रेडिट पे। ठीक है जी, अब इन्होंने देखा कि इन अर्ली 2006 दे डिसाइडेड टू स्टार्ट द ऑफरिंग 60-day credit terms days terms to those clients whose monthly sales were over 2 million। ठीक है, इन्होंने ऐसा किया कि जिन लोगों की सेल्स जो है वो 2 मिलियन थी ना, या 2 मिलियन से ज्यादा थी, उनको 60-day क्रेडिट देना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले देखें ये कैश पॉलिसी पे थे। ठीक है, 2003 में फिर कंपटीशन आया, कंपटीशन में इन्होंने 60% कस्टमर शिफ्ट कर दिया अपनी क्रेडिट पे। ठीक है, 2004-5 में इन्होंने 30 दिन का क्रेडिट देना शुरू कर दिया, यानी कि कस्टमर्स को मोहलत देनी शुरू कर दी कि वो 30 दिन में जो है वो क्रेडिट देंगे, मतलब पैसा लौटाएंगे। तो 2006 में तो इन्होंने जो है मतलब इसको मजीद बढ़ा दिया, 30 दिन से इसको 60 दिन पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और उन लोगों को शिफ्ट किया जिनकी सेल्स जो है वो 2 मिलियन उससे ज्यादा थी, इनको 60 दिन पे शिफ्ट कर दिया। वंस अगेन दिस अ बिग परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स विद 30 डे टर्म मूविंग ओवर टू द 60-day टर्म। इन्होंने फिर देखा इसका रिजल्ट क्या निकला कि बहुत ज्यादा जो परसेंटेज है वो 30 दिन वाली जो थी ना वो शिफ्ट होगी 60 दिन वाली पे, यानी कि जिन लोगों को 30 दिन का क्रेडिट दिया जा रहा था उन्होंने देखा कि कंपनी ने पॉलिसी बनाई है कि जिन लोगों की सेल 2 मिलियन जो 2 मिलियन की परचेज करेंगे वो 60 डे का उनको क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे कस्टमर जो है वो 30 दिन से 60 दिन पे शिफ्ट हो गए, उन्होंने भी अपनी जो है परचेज को बढ़ा लिया और वो 60 वाली कैटेगरी में आ गया, और इस तरह से ओवरऑल कंपनी की जो है वो सेल्स बढ़ गई। ठीक है, तो यही बेसिकली इम्पैक्ट था जो वो बताना चाह रहा था। उसने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि अगर हम क्रेडिट टर्म्स को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, ऑफर कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो हमने ये एक पाक एग्रो पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड की एग्जांपल है जिसकी 2003 में कैश पॉलिसी थी, कैश सेल होती थी, फिर कंपटीशन की वजह से उनको अपने 60% कस्टमर्स को कन्वर्ट करना पड़ा क्रेडिट पे। स्टार्ट में जो 2004-5 में वो 30 दिन का क्रेडिट दे रहे थे, फिर उन्होंने एक पॉलिसी रखी कि जिन लोगों की सेल 2 मिलियन होगी तो या उससे ज्यादा होगी तो उनको वो 60 दिन का क्रेडिट देंगे। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि बहुत सारे 30 दिन वाले जो कस्टमर थे उनके वो 60 दिन वाली कैटेगरी में फॉल करना शुरू हो गए। उन्होंने भी अपनी परचेज को 2 मिलियन तक कर लिया, क्योंकि उनको फायदा नजर आ रहा था कि अगर 2 मिलियन हम सेल कर अपनी परचेज कर लेंगे तो हमें भी कंपनी की तरफ से 60 डे का क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इम्पैक्ट है अगर हम ऑफर करते हैं, एनहेंस करते हैं अपने क्रेडिट टर्म्स को, तो ओवरऑल हमारी जो सेल्स हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे ना उसने एक एग्जांपल दी जो भी हमने डिस्कस किया ना पीछे, उसी के लिए रिलेटेड उसने एक एग्जांपल दी है। ठीक है, तो इसमें वो बेसिकली बता रहा है जो करंट पॉलिसी थी। ठीक है, और जो प्रपोजल 1 है और प्रपोजल 2 है। ठीक है, उसके हवाले से ये जो है वो डिफरेंट डाटा दिया हुआ है। करंट पॉलिसी में जो है वो हमारे पास डाटा सेल्स का भी दिया है, और उसने ऊपर बताया हुआ कि हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है 72% होगी, इधर उसने एग्जांपल के अंदर बताया हुआ। ठीक है, ये देखिए ये 72% कॉस्ट बताई वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और उसके तहत जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, और नंबर ऑफ डेज क्रेडिट ऑफर जो है वो 60 है। अगर हम 60 दिन का ऑफर करते हैं क्रेडिट, ठीक है, तो एवरेज आउटस्टैंडिंग डेटर्स जो है वो कितने बन जाते हैं, हमारे इतने बन जाते हैं। ठीक है, अगर हम 60 दिन का क्रेडिट ऑफर करते हैं तो उसने फॉर्मूला अप्लाई किया,
ए को उसने मल्टीप्लाई किया है डी के साथ, ठीक है, यानी कि जितने जितनी आपकी सेल है उनको जितने दिन का आपने क्रेडिट दिया उससे मल्टीप्लाई कर ले और 360 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज आउटस्टैंडिंग डेटर्स आ जाएंगे, ठीक है। वो कितने बन रहे थे हमारे पास, तकरीबन 10 लाख के एवरेज आउटस्टैंडिंग डेटर्स आ जाएंगे हमारे पास। और इसी तरह से इसने प्रपोजल 1 में भी किया जहाँ पे उसने अपने डेज क्रेडिट जो है वो 90 कर दिए और प्रपोजल 2 में जो है वो 120 कर दिए, ठीक है जी। यानी कि अगर हम अपने क्रेडिट टर्म्स को बढ़ाते हैं, अपने पीरियड को एक्सटेंड करते हैं तो उससे होने वाले जो इम्पैक्ट है उसके हवाले से उसने एक एग्जाम्पल दी है। करंट पॉलिसी में 60 डे ऑफर कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम प्रपोजल 1 क्या है, अगर हम 90 डेज ऑफर करें या फिर अगर हम प्रपोजल 2 है 120 डेज ऑफर करें तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उसी के वाले से उसने कैलकुलेशन की। अब यहाँ पे देखें फाइनेंस कॉस्ट जो है वो 15% उसने लगा दी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 10 लाख रुपए आपका एवरेज आउटस्टैंडिंग है, मतलब 10 लाख रुपए आपने अब कस्टमर से लेना है, ठीक है। अगर आप 60 दिन का क्रेडिट देते हैं, 60 दिन की पॉलिसी रखते हैं तो फिर आपके जो आउटस्टैंडिंग डेटर्स हैं वो कितने, सॉरी 10 मिलियन बन जाते हैं आपके, ठीक है जी। लेकिन 10 मिलियन आपका आउटस्टैंडिंग रहता है, 10 मिलियन आपने अपने कस्टमर से लेना है। अब आप वही वाली बात सोचें जरा कि 10 मिलियन अगर आपने कस्टमर से लेना है, इसको अगर आप किसी और जगह लगाते, किसी बैंक में किसी शेयर्स में लगाते, तो वहां से आपको होने वाला जो प्रॉफिट है वो 15% उसने दिया हुआ है, ठीक है। ये 15% फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो आपको 15 लाख रुपए मिलता है इसके ऊपर, जो कि अभी नहीं मिल रहा आपको। ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप 60 दिन का क्रेडिट देंगे तो 10 मिलियन जो लोग हैं वो आपके आउटस्टैंडिंग रहेंगे, 10 मिलियन जो है वो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आपको 60 दिन के बाद मिलेगा। अब 60 दिन तक 10 मिलियन का आप वेट करते रहेंगे। अगर आप यही 10 मिलियन किसी जगह पे लगाते हैं किसी बैंक वगैरह में तो आपको वहां से इंटरेस्ट 15 लाख का मिल जाता है। ये आप कॉस्ट फेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप 90 दिन का क्रेडिट देते हैं तो आपके जो आउटस्टैंडिंग डेटर्स बन जाते हैं तकरीबन 18 मिलियन की। अगर यही 18 मिलियन आप किसी बैंक में लगाते तो आपको वहां से इंटरेस्ट कितना मिलता, 27 लाख का, ठीक है। तो 27 मिलियन आप जो है यहाँ कॉस्ट फेस कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, कॉस्ट फंड। और इसी तरह से अगर आप 120 दिन का क्रेडिट देते हैं, यानी कि कस्टमर को कहते हैं भाई 120 दिन कितने बनते हैं, 4 महीने बनते हैं, ठीक है। 4 महीनों का क्रेडिट दे देंगे, 4 महीनों बाद पेमेंट करना। तो 4 महीनों का क्रेडिट देने से आपके जो कस्टमर आउटस्टैंडिंग होंगे एवरेज वो 27 मिलियन के होंगे। यानी कि 27 मिलियन जो है आपका आपकी सेल कितनी हो जाएगी, 81 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। और आपके जो सेल भी यहाँ बढ़ती जा रही ना, सेल भी बढ़ गई और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डेटर्स भी बढ़ गई, ठीक है। इधर भी सेल बढ़ गई और इधर भी आपके आउटस्टैंडिंग डेटर्स बढ़ गए, यानी कि अब डेटर से आपने जो पैसा लेना है वो 27 मिलियन है और ये आपको मिलेगा 120 दिन बाद। सिंपल वही सिचुएशन है, अगर यही या भी 27 मिलियन आप किसी जगह पे लगाते तो आपको वहां से इंटरेस्ट कितना मिलता, तकरीबन जो है वो 4 मिलियन के करीब जो है आपको, हाँ 4 मिलियन के करीब आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। 4 मिलियन 40 लाख के करीब आपको इंटरेस्ट मिलता, ठीक है जी। तो 40,50,000 इसने लिखा हुआ यहाँ पे। इसी तरह से जो बैड डेट्स के चांसेस है, अगर आप 60 दिन का क्रेडिट देंगे तो बैड डेट्स तकरीबन हो जाएंगे 5 लाख, ठीक है। अगर आप 90 दिन का क्रेडिट देते हैं तो बैड डेट्स हो जाते हैं आपके 11 लाख, ठीक है। और अगर आप 120 दिन का क्रेडिट देते हैं तो बैड डेट्स हो जाते हैं आपके 25 लाख। अब देखें, एक तो बैड डेट्स की कॉस्ट है और एक फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है। तो दोनों कॉस्ट, दो कॉस्ट आपको पड़ रही है, ठीक है। अगर आप 60 दिन की पॉलिसी पे अमल करते हैं तो 15 लाख आपका जो इंटरेस्ट की सूरत में वो आपको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। और 5 लाख के बैड डेट्स के चांसेस है, ठीक है। तो 60 दिन की पॉलिसी पे आपको जो कॉस्ट पड़ रही है ओवरऑल वो कितनी पड़ रही है, 2 मिलियन की कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है जी। अगर आप 90 दिन का क्रेडिट देते हैं तो उस सूरत हाल में आपको जो इंटरेस्ट की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फंड, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ रही है वो 27 लाख की है और 11 लाख के चांसेस है कि आपके बैड डेट्स हो जाएंगे। तो 90 वाले प्रपोजल में हमारे पास जो कॉस्ट जो हमें पड़ रही है, ठीक है, वो 38 लाख की पड़ी है। और इसी तरह से 120 दिन में कॉस्ट जो पड़ी है वो 65,50,000 की पड़ी, ठीक है। तो ये हमें कॉस्ट पड़ रही है। और अब यहाँ पे देखिए जो नेट कंट्रीब्यूशन आ रही है तीनों केसेस में, ठीक है। नेट कंट्रीब्यूशन क्या करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये कॉस्ट माइनस कर देनी है आपने। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना था, ठीक है, यहाँ से ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, ठीक है, 16 मिलियन समथिंग दिया हुआ है। इसमें से आपने जो है वो माइनस कर देने 2 मिलियन, ठीक है। तो आपके पास ये 14 मिलियन समथिंग बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से भी आपने ये कॉस्ट माइनस कर देनी तो ये आपकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से प्रपोजल 2 में ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसमें से ये कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि करंट पॉलिसी या प्रपोजल 1 या प्रपोजल 2 कौन सा जो है वो बेहतर होगा आपके लिए, कंपनी के लिए। करंट पॉलिसी बेहतर है या प्रपोजल 1 बेहतर है या प्रपोजल 2 बेहतर है, ठीक है। जारी बात है जिसमें
नेट आपकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी, ठीक है, नेट कंट्रीब्यूशन आपको ज्यादा मिल रही है, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब इसमें से देख सकते हैं कि नेट कंट्रीब्यूशन किस में ज्यादा है सबसे, तो आप देख सकते हैं कि प्रपोजल 1 के अंदर जो है वो नेट कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे तकरीबन कोई 1,63,60,000 जो है 60,000 आपको 1,63,60,000 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको 1,61,30,000 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो मतलब 1,48,00,000 है, तो इन दोनों को देख लेते हैं। तो इन दोनों में जो है प्रपोजल 1 जो है वो ज्यादा बेहतर है कंपनी के लिए। तो कंपनी जो है प्रपोजल 1 को चूज करेगी, जिसमें वो 90 डेज का क्रेडिट दे रही है, ठीक है। और बेड रेट्स उसके 11 लाख के करीब है, और सेल उसकी पहुंच जाती 72 लाख पे। यही उसने प्रपोजल ऊपर दिए थे यहाँ पे, ठीक है। कि प्रपोजल 1 जो है उसमें सेल 72 मिलियन इंक्रीज कर जाएगी, 72 मिलियन है, ठीक है। और 90 डे क्रेडिट है, और बेडेट्स जंप कर जाएंगे 11 लाख पे, ठीक है। इस तरह प्रपोजल 2 में रेवेन्यू जो है 81 मिलियन हो जाएगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और बेडेट्स हो जाएंगे 25 लाख, ठीक है। और 120 डे बेडेट्स देखिए 25 लाख है, 120 डे क्रेडिट, ठीक है। तो ये तीन चीजें उसने बताई थी। प्रपोजल 1 अगर हम चूज करते हैं तो सेल 72 हो जाएगी, 72 मिलियन, 90 डे क्रेडिट और बेडेट्स इतना। प्रपोजल 2 चूज करेंगे तो सेल हमारी 81 मिलियन, 120 दिन का क्रेडिट और 25 लाख के बैटर्स, ठीक है। इन सिचुएशन को हमने सॉल्व करते हुए देखा तो हमारी प्रपोजल 1 के अंदर ज्यादा नेट कंट्रीब्यूशन आ रही है, ठीक है। तो प्रपोजल 1 को हम कंपनी के लिए चूज करेंगे, इसी को हम इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें कंपनी को ज्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। हम सिर्फ सेल को नहीं देखेंगे, सेल किस में ज्यादा है, हम बाकी फैक्टर्स भी जो है उसको कंसिडर करेंगे, उनको भी अंडर कंसिडरेशन लाएंगे, और फिर हम देखेंगे हमारी नेट कंट्रीब्यूशन कितनी है, उसके मुताबिक हमने अपने प्रपोजल को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह का आपको पेपर में भी कोई एक यार न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, कि ये निकाल के दिखाएं जी नेट कंट्रीब्यूशन किसमें ज्यादा, कौन सा प्रपोजल कंपनी को चूज करना चाहिए। तो इस एग्जांपल को आप अच्छे तरीके से देखिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी क्रेडिट कंट्रोल। सर एक में नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है जी क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल से मुराद क्या है कि हमने अपने क्रेडिट को टाइमली जो है रिकवर करना है, ठीक है। कंट्रोल इसको किस तरह से कर सकते हैं कि टाइमली रिकवरी होनी चाहिए अपनी डेट्स, ठीक है, ताकि जो हमारी बैड डेट्स की कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। और इसके साथ साथ जो हमारी कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग क्रेडिट है वो भी कम हो सके। कॉस्ट ऑफ फंड जो हम जैसे हम बात करते थे कि इस कॉस्ट को अगर हम किसी और जगह लगाते, इस पैसे को किसी और जगह लगाते तो वहां से प्रॉफिट आना था, तो वो वाली जो कॉस्ट है उसको भी हमने मिनिमाइज करना, ठीक है। तो ये सारी की सारी कॉस्ट इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो टाइमली रिकवरी हो, बैड डेट्स को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट जो है वो इससे जो एसोसिएटेड कॉस्ट है लाइक कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग क्रेडिट है, कॉस्ट ऑफ फंड्स है, ठीक है। तो इसको हमने मिनिमाइज करना है, इसके लिए हमने क्रेडिट को कंट्रोल करना है। अब पॉलिसी यहाँ पे क्या है, कौन कौन से हमारे पास ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको यूज करते हुए हम अपने क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं जी। इसमें सबसे पहला हमारे पास है जी ओवरऑल पैरामीटर्स है, ठीक है। ओवरऑल पैरामीटर से मुराद क्या है कि हमने यहाँ पे देखना है कि हम जो मैक्सिमम क्रेडिट अमाउंट है वो कितनी अलाउ कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, मैक्सिमम कितना क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। और मतलब वेल अमाउंट में हम देखना चाहते हैं कि अमाउंट में हम एक्चुअली जो है मैक्सिमम क्रेडिट कितना दे रहे हैं, ठीक है जी। या एक मंथ के अंदर यूँ कह रहे हैं कि यूजली इन अ मंथ, एक मंथ के अंदर हम कितना क्रेडिट ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। या दूसरी बात, हम पीरियड कितना अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने कस्टमर को जो क्रेडिट ऑफर कर रहे हैं। दूसरी बात हम ये भी चेक करेंगे कितना पीरियड हम उनको अलाउ करते हैं, ठीक है। तीसरी बात हम ये देखेंगे हमारे पास टोटल आउटस्टैंडिंग डेटर्स जो हैं कितने, ठीक है, एट द एंड ऑफ एनी मंथ, ठीक है। हम देखेंगे हमारे पास टोटल आउटस्टैंडिंग डेटर्स कितने हैं। और हम देखेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एट द एंड ऑफ एनी मंथ इन टर्म्स ऑफ डेज, ठीक है। डेज के हवाले से हम क्रेडिट देखना चाहेंगे, डेज के हवाले से जो हमारे पास क्रेडिट है एट द एंड ऑफ मंथ वो कितना है, ठीक है। तो इन चारों चीजों का हमें पता होना चाहिए। Setting the above parameters make it possible to monitor the credit position on a regular basis, ठीक है। अगर आपको ये चारों चीजों का इल्म होगा तो आप रेगुलर बेसिस पे अपने क्रेडिट को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि आप अभी जो है करंट किस पोजीशन पे खड़े हैं और आपको फर्दर कौन सा डिसीजन लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन चार चीजों का पता होना आपको जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है जी वेटिंग प्रोसेस। वेटिंग प्रोसेस से मुराद, जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया, कि जो न्यू कस्टमर्स हमारे होते हैं, जो न्यू क्लाइंट्स होते हैं, तो उनको जो हमने क्रेडिट ऑफर करना है तो उसके हवाले से क्या पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। हमने उनके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसे मतलब हमारे पास जो ब्यूरोज नहीं बने हुए जो कि हमें कंपनीज की जो क्रेडिट वर्दीनेस या
क्रेडिट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो हमें खुद ही इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर लें या कोई और मेथड यूज़ कर लें, तो हमें खुद इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। बहरहाल अगर कोई नया कस्टमर आता है, नया क्लाइंट आता है, तो उसके साथ हमने किस तरीके से डील करना है, तो यहाँ पे वो कहता है कि रेफरेंसेस में बी सॉर्ट फ्रॉम द इंटर एलिया। यहाँ पे कुछ उसने चीजें बताई हैं कि आपने जो काम करने हैं, कहता है अदर सप्लायर हु ऑफर क्रेडिट टू द क्लाइंट, ठीक है। तो अदर जो सप्लायर है वो कितना जो है वो क्रेडिट ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप वो भी चेक कर सकते हैं। क्लाइंट का जो है वो बैंक अकाउंट उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बैंक के हवाले से पता कर सकते हैं कि बैंक के साथ किस तरह के मामला है इसके। और उसके अलावा जो है ट्रेड एसोसिएशन ऑफ विच द क्लाइंट में बी मेंबर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हम ये देख सकते हैं कि क्लाइंट जो नया हमारे पास आने वाला क्लाइंट है वो किसी मतलब एसोसिएशन का, ट्रेड एसोसिएशन का मेंबर तो नहीं है तो अगर फिर वहां से उसकी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। इसके अलावा अदर क्लाइंट्स ऑफ द कंपनी हुम दे हैपन टू नो द एप्लीकेंट, मतलब दूसरे जो क्लाइंट्स हैं, क्या जो हमारे पास नया आने वाला क्लाइंट है, हमारे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनमें से कोई बंदा इसको जानता तो नहीं है, ठीक है। अगर जानता तो उससे इन्फॉर्मेशन ले ली जाएगी, ठीक है। या फिर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हु प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द कंपनीज, ठीक है। या फिर कोई अगर हमारे पास ऐसी अवेलेबिलिटी है, कोई ऐसा इदारा है जैसे कि स्टेट बैंक है जो कि हमें इस कंपनी की क्रेडिट हिस्ट्री बता सके, क्रेडिट के हवाले से इंफॉर्मेशन दे सके, तो ये सारे के सारे का हम करेंगे जब हमारे पास कोई नया क्लाइंट आएगा और हमने उसको क्रेडिट देना है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस हम करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास आ जाएंगी तो उसके हवाले से फिर हम डिसाइड करेंगे आया हमने इसको कितना क्रेडिट देना है, 10 दिन का देना है, 20 दिन का देना है या 30 दिन का देना है, कितना हम इसको क्रेडिट ऑफर करेंगे। क्योंकि जिस तरह की उसकी पोजीशन होगी, जिस तरह की उसकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, जिस तरह की उसकी मार्केट के अंदर एक वैल्यू होगी, उसके मुताबिक ही हम उसके साथ चलेंगे, ठीक है। अगर उसकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन या क्रेडिट हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है तो हम उसके साथ बिल्कुल भी क्रेडिट पे नहीं चलना चाहेंगे, हम उसके साथ कैश पे चलेंगे। अगर उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है या हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स उसको जानते हैं, वो उसके वाले से अच्छे वर्ड्स बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसको फिर जो है वो लिवरेज दे सकते हैं, हम उसको ज्यादा क्रेडिट ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि एक रिस्की प्रोसेस है ना एक किस्म का, कि यहाँ पे अगर हमने उसको ज्यादा क्रेडिट दे दिया और बाद में कलेक्ट ना हुआ तो कंपनी का लॉस है। तो वेटिंग प्रोसेस बेसिकली यही है कि हमने न्यू आने वाले जो क्लाइंट्स हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है डिफरेंट सोर्सेज से और पता करना है, क्योंकि हमने इनको क्रेडिट ऑफर करना है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम डिसाइड करें कि हमने इनको कितना क्रेडिट ऑफर करना है, कितना नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो चीज आती है, ठीक है, ये सारी चीज इसने पैराग्राफ में बताई हुई है कि उनकी लिक्विडिटी पोजीशन कितनी है, ठीक है। या फिर जो है उनकी जो कैपेसिटी है टू सर्विस डेट जो है वो क्या है, उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है, ठीक है। उनकी जो उनका कंपैरेटिव हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाल के जो हम उनकी रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं करंट रेशियो के हवाले से, ठीक है। हम देख सकते हैं लिक्विडिटी रेशियो उनकी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें उनकी फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। उसके मुताबिक फिर हमने उनके साथ चलना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम करते हैं जिसमें क्लासिफाइंग क्लाइंट्स है, ठीक है। हमने अपने क्लाइंट्स को क्लासिफाई कर देना है। मतलब फॉर एग्जांपल कैटेगरी ए के क्लाइंट हैं, कैटेगरी बी के क्लाइंट, इसी तरह कैटेगरी सी होती है, कैटेगरी डी। इसमें सिंपल यही है कि आपने कैटेगरी ए के जो क्लाइंट है उनको आप 60 दिन का क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक है। आप अपने पैरामीटर खुद से सेट कर सकते हैं। कैटेगरी ए के क्लाइंट्स को 60 दिन का क्रेडिट दे रहे हैं, कैटेगरी बी के क्लाइंट्स हैं उनकी जो, और अब कैटेगरी ए में उसने अमाउंट को फिक्स नहीं किया, मतलब कि कोई भी अमाउंट हो सकती है लेकिन 60 दिन के पीरियड के लिए आप उनको क्रेडिट दे देंगे। लेकिन कैटेगरी बी में कहता जी कि 5 मिलियन की अगर होगी ना सेल तो उसके लिए हम 60 दिन का क्रेडिट देंगे, ठीक है। इसी तरह से वो कैटेगरी सी को डिस्कस करता है। कैटेगरी सी में बात करते हैं जी कि अगर किसी की 2 मिलियन कोई परचेज करता है तो उसको हमने 30 दिन का क्रेडिट देना है। फिर कैटेगरी डी में बात करता है जी अगर कोई 1 मिलियन की परचेज करता है उसको हमने 30 दिन का क्रेडिट देना है, ठीक है। तो डिफरेंट उसने कैटेगरीज बना दी, उसके मुताबिक हम कस्टमर्स को क्लासीफाई करेंगे। इसके साथ एक एग्जांपल आगे आ रही है जिसको हम नेक्स्ट जो है वीडियो में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक अगर कोई मसला तो बता दें। थैंक यू सो मच।